हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट हिस्ट्री के सिलेबस के हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने वैदिक सभ्यता के परिचय के बारे में अध्ययन किया था। वैदिक सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलती है और वेद विद धातु से बना हुआ शब्द है जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान। इतना तो सबको पता है, लेकिन वेद की परिभाषा किसको पता है? वेद की परिभाषा आप जो किताब पढ़ते हो, जो पुस्तक पढ़ते हो, उसमें कहीं नहीं मिलेगी। वेद शब्द को किसी विद्वान ने परिभाषित करने का प्रयास किया है क्या, या कोई व्यक्ति इसकी परिभाषा जानता है क्या? ध्यान रखना, आचार्य सायन ने अपनी कृति तैत्तिरीय संहिता भाष्य भूमिका में वेद को परिभाषित किया है। और वेद की परिभाषा क्या दी उन्होंने कि निष्ठ प्राप्यम अनिष्ट परिहार है, योर लौकिकम उपाय यो ग्रंथो विद्यति स वेद, यानी कि निष्ठ की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार के लिए अलौकिक उपायों की जानकारी देने वाला ग्रंथ ही क्या कहलाता है? वेद कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है? आचार्य सायन ने दी है। ठीक है, यानी कि वेद की परिभाषा भी हमें पता होना चाहिए, ना कि केवल इसके शब्द अर्थ तक ही हमें सीमित रहना। इस बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ऋग्वेदिक काल के बारे में बात करें तो ऋग्वेदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत हमारे पास क्या है? ऋग्वेद। और जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ और मानव सभ्यता में मनुष्य बुद्धि का एकदम जो विकास हुआ है, उसके इतिहास में सबसे पहला जो ग्रंथ है, सबसे जबरदस्त जो ग्रंथ है, सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है, सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, वो कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद एक ग्रंथ मात्र न होकर के पूरा जीवन चरित्र है, पूरा इतिहास है, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में ये एकमात्र सबसे प्राचीन स्रोत है। इस बात को ध्यान रखिए। ऋग्वेद को हमने इस प्रकार अलग अलग रूप में बांट रखा है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा जाता है, 85 अनुवाकों में बांटा जाता है। मंडल से छोटी जो इकाई है वो क्या है? अनुवाक है। और 1028 सूक्तों में बांटा है। उसके अलावा अब सूक्त क्या होता है? मंत्रों का समूह क्या कहलाता है? सूक्त कहलाता है। एक सूक्ति होती है, वो नहीं है, सूक्त की बात कर रहे हैं। सूक्त मंत्रों का समूह क्या कहलाता है? सूक्त कहलाता है। उसके बाद बात करें श्लोक। प्रत्येक किताब में आपको 10,562 या 10,580 ऋचाई श्लोक मंत्रों की संख्या मिलेगी या श्लोकों की संख्या मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, जो सरकारी आंकड़े है, एनसीईआरटी है, और भी जो सरकारी आंकड़े है, वहां से जो संख्या प्राप्त होती है वो 10,552 मिलती है। इस बात को ध्यान की। और आप एक जो वैदिक culture.gov ऐसे मतलब एक साइट है, वहां जाओगे तो भी 10,552 मिलेगी। ठीक है, यानी कुल मिला के सरकारी जो गवर्नमेंट आंकड़े हो 10,552 मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं, मंडल 10 हो गए। ठीक, अब एक चीज का ध्यान रखना कि वेदों को बदनाम करने का तरीका क्या है? वेदों को बदनाम करने का तरीका क्या है? वेदों को बदनाम करने के लिए लोगों ने सबसे इसकी जो पॉइंट उठाया वो है 10वां मंडल। और 10वें मंडल में क्या दिया गया? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बात की गई है। वर्ण व्यवस्था में क्या कहा गया कि विराट पुरुष के मुख से ये उत्पन्न हुए, पैरों से ये उत्पन्न हुए, अलग अलग भागों से ये उत्पन्न हुए। अरे भाई, 10वें मंडल में क्या इतना दिया गया क्या? 10वें मंडल में इसके अलावा भी मिलती है जानकारियां। क्या क्या मिलती है? 10वें मंडल में वैदिक विवाह प्रणाली का भी उल्लेख मिलता है। अब जो लोग वेद को बदनाम करना चाहते हैं वो 10वें मंडल का उल्लेख सबसे ज्यादा देते हैं। कहते हैं कि इसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि केवल आप इस समाज को तोड़ने का प्रयास मत करो। 10वें मंडल में वैदिक विवाह प्रणाली का भी उल्लेख मिलता है। जब आप विवाह करते हो, फेरों का समय आता है, तो सबसे पहले बोलते हैं कि ये वैदिक मंत्र थोड़ी बोलते हैं, तो ये ब्राह्मण है, इनको ले आओ, 1100-1200 में ले लेंगे। वैदिक मंत्रों वाले ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं? ऐसा एक ताना मारा जाता है। अरे भाई, जो आप वैदिक विवाह प्रणाली की का बात करते हो, वो वैदिक प्रणाली विवाह प्रणाली कहाँ मिलती है? 10वें मंडल में मिलती है। इस बात को ध्यान रखने। जीवन क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड कैसे बना? हम सभी क्यों आए? कहाँ आए? कैसे? इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में मिलती है। इस बात का भी ध्यान रखना। ऋग्वेद का 10वां मंडल और 10वें मंडल का जो नासदीय सूक्त है, उस नासदीय सूक्त में सृष्टि की रचना का उल्लेख मिलता है। ये सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता है। इस बात का ध्यान रखना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कहीं मिलता है, वो कहां मिलता है? सबसे पहले 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में मिलता है। इस बात का ध्यान रखें। और देखिए, सूक्तों की संख्या 1028 और 1028 को 2 भागों में बांटा। एक तो 1017 जिनको बोला कि मुख्य सूक्त, और एक है 11 जो बाल किल्य सूक्त है। और बाल किल्य का मतलब होता है कि ब्रह्मा की रूह से जो ऋषि मुनि उत्पन्न हुए और उन ऋषि मुनियों ने जिन सूक्तों की रचना की उसे कहा गया बाल किल्य सूक्त कहा गया। ठीक,
उसके बाद बात करते हैं मंडलों में सूक्तों की संख्या निश्चित नहीं है। अब मान के चलिए प्रश्न यूं आया कि ऋग्वेद के बारे में निम्न कथन सत्य पहचानिए, तो 4 कथन दे दिए, उनमें से एक ये दे दिया कि ऋग्वेदों में सूक्तों की संख्या निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या निश्चित नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए, क्यों नहीं है, क्योंकि पहले और 10वें मंडल में कितने कितने सूक्त दिए गए, 191 सूक्त दिए गए। इस बात को ध्यान रखना, ये किसी पुस्तक में आपको ये फैक्ट नहीं मिलेंगे सर। पहले और 10वें मंडल में 191 सूक्तों का उल्लेख मिलता है, लेकिन दूसरे मंडल में अब आप आओगे तो वहां सूक्तों की संख्या कितनी मिलती है, 43 मिलती है। इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा पहला, 9वां, 10वां मंडल सबसे नए मंडल है। पहला मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल सबसे नए मंडल है, यानी कि इनको सबसे बाद में अंत में जोड़ा गया। इस बात में रखिए। वही 2 से लेकर के 7 तक मंडल क्या कहलाते, वंश मंडल कहलाते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां ये जो मंडल है, ये मंडल क्या कहलाते, वंश मंडल या गोत्र मंडल कहलाते। कारण क्या है, क्योंकि इन मंडलों की रचना किसी एक ऋषि मुनि के वंश के लोगों ने की थी, इस वजह से इसको क्या बोला गया है, वंश मंडल कहा गया। इस बात को रखना। इसके बाद में 10वें मंडल में वैदिक विवाह प्रणाली का उल्लेख मिलता है। जो लोग ये कहते फिरते हैं कि 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, ये समाज को तोड़ती है, बांटती है, फलाना है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि 10वें मंडल में वैदिक विवाह प्रणाली का भी उल्लेख मिलती है। जो फेरों किस्म आप जिन वैदिक मंत्रों की बात करते हो, उन वैदिक मंत्रों का उल्लेख 10वें मंडल में, इस बात का रखना। और इसके अलावा जब आप बोलते हो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसकी जानकारी सबसे पहले अगर कहीं मिलती है तो वो 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में मिलती है। इस बात का भी रखना। तो ये कुछ जानकारी थी ऋग्वेदिक काल के बारे में। इसके अलावा ऋग्वेद की जानकारी का कोई ऐसे सीमा तो है ही नहीं। ऋग्वेद एक ऐसा भंडार है जिसमें आप जितना रिसर्च करोगे, जितना अन्वेषण करोगे, जितना सर्वेक्षण करोगे, उतनी नई नई जानकारियां आती जाएगी। और भी कई सारे तथ्य है, जो जैसे कि ऋग्वेद में कृषि का 24 बार उल्लेख आता है, फलाने का इतनी बार आता है, फलाना शब्द इस नाम से मिलता है, इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, आर्यों के निवास स्थल के बारे में जानकारी मिलती है। 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है, उसे सोम मंडल भी कहते हैं। उसमें त्रेसिर का उल्लेख है, उसमें गवासिर का उल्लेख है, उसमें अद्यासिर का उल्लेख है, उसमें यवासिर का उल्लेख है। ठीक है, तो इस प्रकार की जानकारी ऋग्वेद में भरी पड़ी है। आप उसके अलावा ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी जाती है मुख्य। ऋग्वेद की कितनी शाखा मानी जाती है, 5। साकल, वाकल, आश्वालन, मांडुक्य, संख्यान और मांडुक्य, ये 5 शाखाएं किसकी, ऋग्वेद की मुख्यतः मानी जाती है, जिनके बारे में आज जानकारियां प्राप्त है। लेकिन अब ध्यान रखना, पतंजलि महोदय ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में कितनी शाखाओं का उल्लेख किया, 21 शाखाओं का। पतंजलि महोदय अपने ग्रंथ महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख करते हैं, लेकिन वर्तमान में जिसके बारे में जानकारी प्राप्त है वो कितनी है, 5 शाखा। इस बात को ध्यान रखना। और भी कई सारी जानकारी ऋग्वेद से या ऋग्वेद के बारे में हमें मिलती है।